Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today we will start your new unit which is nothing but law of motions, and this is unit 3rd. And unit 3rd according to me divided in two chapters. First chapter is law of motions and second chapter is friction. Okay, so before starting the law of motions, first of all we discuss here something about forces. Okay, something about फोर्सेस. देखिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में यदि बात की जाए 9th क्लास की, तो वहाँ पर आपने लॉ ऑफ मोशंस फोर्सेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की होगी और वहाँ पर उन्हें आपने समझने की कोशिश की होगी डेली लाइफ में कि आपका फोर्सेस कैसे काम करता है. तो पहले उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जो हमारा लॉ ऑफ मोशंस है उसे हम डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे. तो कुछ आपका बेसिक पार्ट है जिसे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3rd जिसमें डिस्कशन आपका होगा लॉज ऑफ मोशन. क्लियर है ना? चलिए, इसके बाद जो हम बात करेंगे, तो जैसे लॉ ऑफ मोशंस की आपकी बात होती है तो सबसे पहले हमें ज़रा जो डिस्कशन होता है वो होता है आपका फोर्सेस पर. What is force? What do you mean by force? तो फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसी सपोर्ट है, ऐसी थिंग है, एक ऐसी पावर है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी क्वांटिटी को हम पुश या पुल कर सकते हैं. ठीक है ना? जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज करने की कोशिश करता है या चेंज कर देता है. तो ऐसी ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है इसे हम बोलते हैं फोर्स. ठीक है ना? तो फोर्स की हम यहाँ डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे. तो वैसे तो आपने 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी होगी, फोर्स इज़ नथिंग बट ए पुश और पुल. ठीक है ना? तो थोड़ा सा इसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे डेफिनेशन को. तो यहाँ पर जो मैं डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूँगा, तो फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल इफेक्ट. फोर्स इज़ एन external effort, okay, in the form of push or pull, okay, which first tries to ऐसे कर लीजिए, produces, which produces or tries to produce motion. ओके, क्या करता है? मोशन प्रोड्यूस करता है इन ए body. Second is stops or tries to stop a moving body. And third is change or change the or try
tries to change the direction of motion of a moving body. Okay, according to the different situations of daily life, we can classify the forces into parts. First is nothing but contact, and second is non-contact. Forces. Here is contact forces, and with respect to another manner, balanced and unbalanced. Forces. ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स जो आपने 9th क्लास में स्टडी किए होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स जब कोई टू फोर्सेस आपके या समथिंग वन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर कॉन्टैक्ट करके अप्लाई किया जाता है। जैसे आपको किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है तो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट आप उस ऑब्जेक्ट को उठा नहीं सकते। अनदर फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट में जैसे आपके पास एक मैग्नेट है और आपको आपके पास एक आयरन पीस है, तो आप मैग्नेट को विदाउट एनी कॉन्टैक्ट उस आयरन पीस को आपकी अपनी ओर क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। बैलेंस्ड फोर्स, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स तरीके से अप्लाइड हो कि उनका नेट इफेक्ट कितना हो, जीरो, तो मैं बैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं। और अनबैलेंस जिसका नेट इफेक्ट आपका क्या ना हो, जीरो ना हो। अनदर वे में जो आप यहाँ 11th में डिस्कस करोगे वो आपका होता है, अभी यहाँ डिस्कस नहीं किया जाएगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। एक होता है आपका कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। फोर्सेस, इनके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे, वर्क एनर्जी पार्शिया वाले यूनिट में। ठीक है, तो अभी इसे यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो फोर्सेस के बारे में आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिटेल में मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि जो ये आप सब चीज़ें जो है आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे मोशन के बारे में। देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो मोशन करने के लिए जैसा हमने कहा कि उस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर फिज़िकल क्वांटिटी से फोर्स की ज़रूरत होती है। तो इनिशियली सबसे पहले एरिस्टोटल ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया और एरिस्टोटल ने ये बताया कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तभी रह सकता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया गया हो। बट उसके बाद गैलीलियो आए और गैलीलियो ने ये बताया कि विदाउट एनी फोर्स भी आपका कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रह सकता है। बट ड्यू टू फ्रिक्शन इन डेली लाइफ हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। ठीक है, यदि फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल कर दिया जाए तो यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को एक बार मोशन में छोड़ दे तो वो लगातार कंटिन्यूसली उसी वेलोसिटी से लगातार मोशन करता रहेगा। ये बात गैलीलियो ने बताई। ठीक है ना। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको सबसे पहले दिया वो थे न्यूटन्स, तो इसलिए हम यहाँ पर जो स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा। तो 3 लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, उन्हें डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन,
अब जो न्यूटन्स के आपके लॉज है वो आपके होते हैं 3 लॉज। कितने होते हैं? देयर आर 3 laws of motion. First is nothing, law of inertia. Second is law of force. Third is law of action and देखिए, यदि 9th क्लास की बात की जाए तो 9th क्लास के अकॉर्डिंग तो हम जो है इन तीनों लॉज को यहीं पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट अब आप एक हायर क्लास में एंट्री कर चुके हैं तो इन्हें डिफ़ाइन करने से पहले एक अनादर फिज़िकल क्वांटिटी को हमें यहाँ पर क्या करना होगा? डिफ़ाइन करना होगा। ठीक है ना? तो वो अनादर फिज़िकल क्वांटिटी क्या है उसे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले लेकर चलते हैं एक एग्जांपल, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है? सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। सपोज़ यू हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ओके, और इसका जो मास है वो कितना है आपका? स्मॉल m। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखिए, इसकी यदि आपको स्टेट को चेंज करना है तो स्टेट को चेंज करने के लिए आपको इस पर फोर्स अप्लाई करना होगा। ठीक है ना? जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? इसमें मोशन डेवलप होगी और मोशन डेवलप होने से इसकी कुछ ना कुछ आपकी क्या होगी? वेलोसिटी होगी। क्या होगी? वेलोसिटी। सपोज़ कर लीजिए इसकी वेलोसिटी ये आपकी v है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मास और वेलोसिटी से रिलेटेड देखिए, जितना ज़्यादा यहाँ पर मास होगा उसकी वेलोसिटी में जो आपका जो मोशन जो प्रोड्यूस होगी वह उतनी ही क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है तो वो कहीं ना कहीं उसके मास और वेलोसिटी पर क्या करती है? डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा उसकी स्टेट में चेंज करना उतना ही ज़्यादा क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम मास और वेलोसिटी से रिलेटेड एक अनादर फिज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे जिसे बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम आपका क्या होता है? लीनियर मोमेंटम आपका क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ जो मोशन है उसे हम बोलते हैं उसका लीनियर मोमेंटम। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज द लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। द लीनियर मोमेंटम of a moving object is defined as the product of mass and velocity of that object. It is denoted by small p.
क्लियर है ना? सो if the mass of this object is m and velocity is v, then this will be equal to p equals to m. Since you know very well, velocity is a vector quantity and mass is a scalar quantity, so the product of these two physical quantities will be a vector quantity. That means linear momentum is also a vector quantity and mass always is a positive quantity, so the direction of the linear momentum will be same as the direction of the velocity, है ना? It is a vector quantity. Okay, whose direction is same as the direction of velocity. Okay, so in vector form, vector p will be equals to m vector and its SI unit is kilogram meter per second and dimensional formula is m for mass and L t to the power minus 1. Okay, in next video we will discuss about the law of motions, first law, second law and third law, which is very important. Okay, please see the next video to clear the concepts of this chapter. Okay, thank you for watching this video.